हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और जो जेनेटिक्स चल रहा था चैप्टर नंबर 3 उसका सेकंड वीडियो आज आपको पढ़ाया जाएगा और इसके अंदर आनुवांशिक शब्दावली पढ़ाई जाएगी कि जो अपन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनका यूज होता है और उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट बार स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज आती है जीन। जो जीन है, ये जीन शब्द है। इस जीन शब्द की खोज मैं पहले आपको बता चुका, किसने की थी, आपको याद होगा, हरगोविंद खुराना ने जीन शब्द की खोज की थी। जीन शब्द जो है, जीन की खोज की थी, वो हरगोविंद खुराना ने की थी। अब जीन के बारे में पढ़ते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन वे कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। कि हम जैसे कोई भी लक्षण है वो पेरेंट्स से अगर बच्चों में जाता है तो वो लक्षण जाता है जीन के द्वारा, उसको लेके जाता है जीन। तो जीन वे कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, या यूं कहूं वे कारक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं जीन कहलाते हैं। लेकिन इसके लिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक जीन केवल हमारे शरीर का एक लक्षण ही दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। जैसे बात करें कि अपने त्वचा का रंग है, तो त्वचा के रंग को एक जीन लेके जाएगा, हमारी त्वचा दूसरा जीन लेके जाएगा, हमारी आंखें हैं ये तीसरा जीन होगा। तो अपने शरीर में करोड़ों जीन पाए जाते हैं जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, जीन क्या होते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक जीन कहलाते हैं, या मैं यूं कहूं वे कारक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं या लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नियंत्रित करते हैं, ऐसे कारकों को जीन कहा जाता है। और एक लक्षण के लिए एक ही जीन उत्तरदायी होता है, अर्थात एक जीन एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, युग्म विकल्पी। देखो युग्म विकल्पी क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं। विपर्यासी का मतलब अपोजिट, उल्टे रूप होते हैं एक दूसरे के, उसे कहते हैं युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो रूप विपर्यासी रूप होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। जैसे देखो, त्वचा के रंग की बात करते हैं। त्वचा का रंग, त्वचा का रंग या तो जो रंग है वो गेहुआ है मान लो, या तो गेहुआ रंग जाएगा या नहीं जाएगा। दो ऑप्शन हो गए इसमें कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स थे, उनका रंग गेहुआ था, या तो मेरा रंग गेहुआ होगा या नहीं होगा। तो कितने रूप हो गए? दो, होगा या नहीं होगा। तो इसे क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। तो युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब उल्टे रूप होते हैं या विपरीत रूप होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे। युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। जो थर्ड डेफिनेशन है वो है समयुग्मी। देखो समयुग्मी किसे कहते हैं, इधर ध्यान दो। कोई जीन है वो एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है और उसके दोनों जो विपर्यासी रूप थे, अगर वो दोनों रूप क्या हो? समान हो। भाई किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों रूप यदि अगर समान होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? समयुग्मी कहते हैं। जैसे मान लो कि एक पौधा है और उससे होने वाला पौधा है, दो पौधे अगर उससे जन्म लेते हैं एक पौधे से और दोनों पौधे क्या है? लंबे हैं। ठीक है, तो दोनों पौधे अगर लंबे लंबे हैं तो दोनों रूप क्या हो गया? समान हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? समयुग्मी। जैसे इसके एग्जांपल मैं बताता हूं, बड़ा टी समान है समयुग्मी, छोटा टी समान है समयुग्मी। उसके बाद बात करते हैं बड़ा आर समयुग्मी, छोटा आर क्या हो गए? समयुग्मी। तो अपन कह सकते हैं कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों रूप समान, देखो दोनों रूप क्या है? समान। तो ये क्या हो गए? समयुग्मी। क्या हो गए? समयुग्मी। जैसे बड़ा वाई और छोटा वाई, तो दोनों रूप क्या आ गए? समान आ गए। तो इसे क्या कह सकते हैं अपन? समयुग्मी। इसे कहते हैं समयुग्मी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के यदि दोनों विपर्यासी रूप क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है चौथे नंबर की, विषम युग्मी। देखो विषम युग्मी किसे कहते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी रूप क्या हो? असमान हो, अर्थात समान नहीं हो या उल्टे हो एक दूसरे से, तो उसे क्या कह सकते हैं अपन? बोलो विषम युग्मी। कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी रूप क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं?
विषम युग्मी कहते हैं। जैसे देखते हैं अपन कि बड़ा टी छोटा टी, देखो दोनों समान नहीं है, अलग अलग है, तो क्या हो गए ये विषम युग्मी हो गए। उसके बाद बड़ा वाई छोटा वाई, दोनों क्या हो गए विषम युग्मी। बड़ा आर छोटा आर, तो क्या हो गया बोलो विषम युग्मी हो गए। तो अपन कह सकते हैं विषम युग्मी की परिभाषा क्या हो गई, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी रूप क्या हो, असमान हो, अर्थात समान नहीं हो, तो अपन उसे क्या कह सकते हैं बोलो विषम युग्मी कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं जनक पीढ़ी। देखो जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, नॉर्मल सी बात होती है जनक पीढ़ी के लिए हम बताएं कि जनक पीढ़ी क्या होती है। तो जनक पीढ़ी नॉर्मल होता है, सिस्टम को ज्यादा वो हार्ड नहीं है, सिस्टम पूरा देखे एक बार। जनक पीढ़ी क्या होती है कि अपन ने दो पौधे लिए, बड़ा टी इसे बोलते हैं शुद्ध लंबे, छोटा टी इसे बोलते हैं शुद्ध बोनी। दोनों का अपन ने संकरण करवाया, इसे कहते हैं क्रॉस या संकरण। तो अपने को मिला बड़ा टी छोटा टी, ठीक है, बड़ा टी और छोटा टी इसे कहते हैं संकर लंबे। देखो अपन पढ़ रहे अपन जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी किसे कहते हैं इधर ध्यान देंगे सभी कि जनक पीढ़ी सिंपल सी बात है कि जनक पीढ़ी पढ़ रहे अपन, तो ये हो गई संतति पीढ़ी, संतान हो गई। तो संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन दो पौधों का संकरण करवाया जाता है इन्हें क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी कहा जाता है। संतति, यह संतति पीढ़ी संतान है, इस संतति पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए जिन दो पौधों का संकरण करवाया जाता है इन दो पौधों को क्या कहते हैं बोलो, जनक पीढ़ी कहा जाता है। तो यहाँ पे बड़ा टी और छोटा टी ये दोनों क्या है जनक पीढ़ी है, क्या है जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी किसे कहते हैं बोलो, संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए या संतान प्राप्त करने के लिए जिन दो पौधों का संकरण करवाया जाता है इन्हें क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी का जो दूसरा नाम होता है ये पी पीढ़ी भी होता है, क्या कह सकते हैं अपन इसको, पी पीढ़ी, क्या कहते हैं बोलो पी पीढ़ी या पेरेंटल पीढ़ी भी से अपन कह सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन बोलो, जनक पीढ़ी ले रहे हैं। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं कि ये है संतति या संतान प्राप्त करने के लिए जिन दो पौधों का संकरण करवाया जाता है इन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। और जनक पीढ़ी को किस नाम से जानते हैं, पी पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं वो है संतति पीढ़ी। क्या पढ़ते हैं, संतति पीढ़ी। देखो संतति पीढ़ी क्या होती है, देखो ये अपन ने मान लिया जनक पीढ़ी है, क्या है जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी का ये क्या करवाती है अपन ने, संकरण। तो जनक पीढ़ी के संकरण से जो नए पौधे प्राप्त होते हैं इसे क्या कहते हैं बोलो, संतति पीढ़ी कहा जाता है। इसे F1 जनरेशन भी कहा जाता है। किसे कहते हैं, जनक पीढ़ी के ये हो गया संकरण, और संकरण से जो नए पौधे प्राप्त हो गए इसे क्या कहेंगे बोलो, F1 पीढ़ी कहते हैं। किसे कहते हैं F1 पीढ़ी, जनक पीढ़ी के संकरण से, इसका मतलब है क्रॉस या संकरण से जो नए पौधे प्राप्त होते हैं इसे F1 पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, अपन ने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले कौन सी चीज पढ़ी, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी को पी पीढ़ी कहते हैं, पेरेंटल पीढ़ी कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होती है या ये क्या होती है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, इस पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए जिन दो पौधों का संकरण करवाया जाता है इसे क्या कहा जाता है बोलो, जनक पीढ़ी कहा जाता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, संतति पीढ़ी। संतति पीढ़ी क्या होती है, जनक पीढ़ी के संकरण से, जनक पीढ़ी ली इसका संकरण करवाया, जनक पीढ़ी के संकरण से जो नए पौधे प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है बोलो, संतति पीढ़ी कहा जाता है। उसके बाद में आती है F2 पीढ़ी। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे F2 पीढ़ी की। तो ये F1 पीढ़ी हो गई, अब F2 पीढ़ी कैसे आएगी, देखो नॉर्मल सी बात है। देखो ये अपन ने लिया बड़ा टी छोटा टी, ये F1 पीढ़ी ले ली, और इस F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो F1 पीढ़ी से ही करा दिया। F1 पीढ़ी का संकरण F1 पीढ़ी से करा दिया तो क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बड़ा टी, इसको बड़ा टी छोटा टी, इसको बड़ा टी छोटा टी, और इसका छोटा टी। तो देखो F1 पीढ़ी ये ले ली, F1 पीढ़ी ये ले ली, और F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ क्या करवा दिया अपन ने, संकरण करवा दिया, और इससे जो नई पीढ़ी प्राप्त हुई इसे कौन सी पीढ़ी कहेंगे, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहेंगे, F2 पीढ़ी। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से देखेंगे। अपन ने सबसे पहले कौन सी पीढ़ी पढ़ी, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं कि
संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए जिन दो पौधों का संकरण करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है बोलो? जनक पीढ़ी, इसे पेरेंटल पीढ़ी भी कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा संतति पीढ़ी, तो जनक पीढ़ी के संकरण से जो नए पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बोलो? F1 पीढ़ी कहा जाता है, यह संतति पीढ़ी कहा जाता है। इसके बाद एक स्टेप बढ़ाते जाओ, F2 पीढ़ी आ गई, तो F2 पीढ़ी में क्या हो जाएगा? F1 पीढ़ी के संकरण से जो नए पौधे प्राप्त होंगे उन्हें F2 पीढ़ी कहेंगे। फिर अगर पूछ रहे आपसे F3 पीढ़ी, तो क्या कहोगे आप कि F2 पीढ़ी की संकरण से जो नई पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बोलो? F3 पीढ़ी कहते हैं। तो ऐसे आप पढ़ा सकते हैं और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लक्षण प्रारूप। देखो लक्षण प्रारूप क्या होता है? सजीवों की बाह्य संरचना, सजीवों की बाह्य संरचना जिसके द्वारा उनकी पहचान होती है कि कोई भी सजीव है, कोई सा भी जीव है, अगर अपन उसको देख कर बता दें, उसकी बाह्य संरचना को देख के अपन पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, तो उसे क्या कहते हैं? उसका लक्षण प्रारूप। जैसे अपन कह देते हैं कि वो कुत्ता है, ये बिल्ली है, वो आदमी जा रहा है, वो औरत जा रही है, वो नीम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, अपन बता देते हैं। कैसे बताते हैं? अपन उनकी बाह्य संरचना को देखते हैं। अपन बताते हैं मेरे को चींटी ने काट लिया, तो वो चींटी आपको कैसे पता? क्यों? आप उसकी बाह्य संरचना को जानते हो कि चींटी ऐसी होती है। आप बोल देते हो ऊंट जा रहा है, तो आपको कैसे पता ऊंट जा रहा है? क्योंकि आप उसके बाहर के लक्षणों को देखकर बता सकते हैं कि ऊंट की संरचना ऐसी होती है। तो किसे कहते हैं लक्षण प्रारूप? सजीवों की बाह्य संरचना जिसको देखकर उनकी पहचान की जा सकती है, क्या कहलाती है? लक्षण प्रारूप कहलाती है। मेरे साथ में क्लियर हो गया होगा। फिर पढ़ते हैं अपन जीन प्रारूप। देखो जीन प्रारूप क्या होता है? सिंपल सी बात है, जीन प्रारूप में ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जीन प्रारूप क्या होता है। सजीवों की जो सजीव होते हैं, सजीवों की जो आनुवंशिक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। कि जो बाह्य संरचना होती है जिसके द्वारा उनकी पहचान होती है उसे तो अपने लक्षण प्रारूप कह दिया, लेकिन जो सजीवों की आनुवंशिक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे अगर आपको देख के मैं बता सकता हूँ कि आप स्टूडेंट्स हैं, ये लड़का है, वो लड़की है, वो पेड़ है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, अपन बता सकते हैं सब चीजों के, लेकिन ये नहीं बता सकते कि जैसे एक लड़के को लिया अपन ने, इसमें से कोई सा भी एक लड़का ले लिया और अगर उसकी मम्मी पापा आ जाए तो अपन बता नहीं सकते कि ये उसकी मम्मी पापा है जब तक वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आनुवंशिक संरचना का हमें पता नहीं है। तो आनुवंशिक संरचना को क्या कहते हैं वो लोग? जीन प्रारूप कहा जाता है। तो सजीवों की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहा जाता है। फिर पढ़ते हैं संकरण। संकरण किसे कहते हैं? जब दो समान या विपरीत, कि अपन दो समान ले ले या विपरीत ले ले, ये दोनों अपन ने विपरीत ले ली, इन दोनों का क्रॉस करा दिया तो इसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्रॉस जनक को संकरण कहा जाता है। जब दो समान ले लो, जैसे बड़ा टी उसका संकरण बड़े टी से करवा दिया तो इसे क्या कहेंगे? जो जनन करवाया, क्रॉस करवाया अपन ने, इसको क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। जब दो समान या विपरीत प्रजातियों का क्रॉस, जिसे जनन कहा जाता है, करवाया जाता है तो इसे संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रभावी लक्षण। देखो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, कौन से लक्षण कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण। या मैं यूं कहूं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं उन्हें कौन से लक्षण कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उन्हें कौन से लक्षण कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसका एक बार पहले नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अपन एक फैमिली की बात करते हैं। हमारी एक फैमिली है, उसमें सबसे बड़ा जो सदस्य है, सदस्य क्या, खैर मैं नाम नहीं बता सकता वीडियो में आपको, फिर नाम चेंज करके एक बार फिर से उसको पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सदस्य मानो कमलेश है, और कमलेश का जो बेटा है, कमलेश के दो बेटे हुए, एक बेटा हुआ और नरेश हुआ और दूसरा हुआ रमेश। और नरेश के भी एक एक बेटा हो गया। अब देखो जो कमलेश थे, कमलेश के बाल कैसे थे? घुंघराले। और दोनों में नीचे गए तो यहां पर आते ही अपन ने देखा कि नरेश के बाल भी कैसे हो गए? घुंघराले, और रमेश के बाल भी कैसे हो गए? घुंघराले। लेकिन अब इस नरेश के बेटे के बाल घुंघराले नहीं है और रमेश के बेटे के बाल कैसे हैं? घुंघराले। कैसे हैं? घुंघराले। तो अपन कह सकते हैं कि कमलेश के बाल कैसे थे? घुंघराले। कमलेश के दोनों बेटे को बाल कैसे रहे? घुंघराले। ठीक है, लेकिन एक बेटे के जो बेटा हुआ उसके बाल अब घुंघराले नहीं है और इसके बेटे के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। तो
अपन कह सकते हैं वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं कौन से लक्षण कहलाते हैं? प्रभावी। देखो इसके बाल घुंघराले हैं और इसके बेटे के भी बाल कैसे हैं? घुंघराले, और इसके पोते के बाल कैसे हैं? घुंघराले। तो ये कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी। कौन सा हो गया? प्रभावी। लेकिन देखो कमलेश के बाल घुंघराले, नरेश के बाल कैसे हैं? घुंघराले, लेकिन इसके बेटे के बाल घुंघराले नहीं है, तो यहां तक तो ये प्रभावी है, और इसके बाद ये क्या हो गया? अप्रभावी। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं कौन से लक्षण कहलाते हैं? प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देते वो अप्रभावी। जैसे मेरी मम्मी का रंग कैसा है? गोरा, मेरा रंग भी कैसा है? गोरा, और मेरे आने वाले बच्चों का रंग भी कैसा है? गोरा। तो कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी। लेकिन आने वाले बच्चों का रंग अगर काला हो जाए तो कौन सा लक्षण हो गया? अप्रभावी। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई नहीं देते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। देखो बड़ा टी शुद्ध लंबे, छोटा टी शुद्ध बोने, दोनों को क्या करवाया अपन ने? संकरण। क्या प्राप्त हुआ? संकर लंबे। तो देखो ये कौन सी पीढ़ी हो गई? जनक पीढ़ी, और ये कौन सी पीढ़ी हो गई? संतति पीढ़ी। देखो अब देखो शुद्ध लंबे शुद्ध बोले, ये क्या करवाया अपन ने? संकरण। यहाँ क्या प्राप्त हुए? संकर लंबे। अब देखो लंबे होना यहाँ पर है और यहाँ पर है, देखो यहाँ पे आगे संकर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? इसका संकरण हुआ, इसलिए हमेशा आगे संकर लगाया जाता है। ठीक है, लंबे होना यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आ गया, तो ये कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी। और बोने होना यहाँ पे तो आया लेकिन यहाँ पे नहीं आया, इसलिए इसे कौन सा लक्षण कहेंगे? अप्रभावी। तो समझ गए प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई नहीं देते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इस एग्जाम्पल में अपन ने देखा यहाँ पे शुद्ध लंबे, तो लंबे होने का लक्षण देखो ये कौन सी पीढ़ी में? जनक में, और संतति में भी लंबे होने का लक्षण दिखाई दिया, कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी। और देखो यहाँ पे बोना और यहाँ पे नहीं है, तो ये कौन सा लक्षण हो गया? बोलो अप्रभावी। ठीक है, और ये एग्जांपल आपने ले लिया था, कमलेश को याद कर लेना। कमलेश के बाल घुंघराले, उसके बेटे के बाल घुंघराले, उसके पोते के बाल घुंघराले, तो प्रभावी। और कमलेश के बेटे के बाल घुंघराले और पोते के बाल कैसे हैं? सीधे हैं, घुंघराले नहीं है, तो अपन ने क्या कह दिया? बोलो ये कौन सा लक्षण है? अप्रभावी। कौन सा है? अप्रभावी। उसके बाद पढ़ते हैं एकल संकर संकरण। देखो एकल संकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कौन सा संकरण कहलाता है? एकल संकर संकरण। जैसे अपने एक लक्षण लिया लंबाई, देखो लंबाई लिया, शुद्ध लंबे शुद्ध बोले, दोनों का संकरण करवा दिया, तो ये कौन सा संकरण हो गया? एकल संकर संकरण। कितने लक्षण लिए थे? एक, और एक लक्षण के कितने रूप होते हैं? दो, दोनों रूप लिए, दोनों का संकरण करवा दिया, कौन सा हो गया? एकल संकर संकरण। इसमें भी देखो अपने कितने, एक लिया, बीज का आकार लिया, गोल और झुर्रीदार, दोनों का संकरण करवाया। ठीक है, तो इसे कौन सा संकरण कहेंगे? एकल संकर संकरण। लेकिन अब बात करते हैं द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। तो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? जानते हैं कि सभी वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो लक्षण देखो, एक तो ले लिया अपन ने बीज का रंग, और एक क्या ले लिया? बीज का आकार। तो पीला हरा, ये तो हो गया रंग, गोल झुर्रीदार, ये क्या हो गया? इसका आकार। तो दो लक्षण एक साथ लिए और दोनों लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तो इसे कौन सा लक्षण क्या कहते हैं? इसे द्विसंकर संकरण। आगे समझ में कि यदि वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण लिया अपने लंबाई, और लंबाई के कितने रूप होते हैं? हमेशा दो। ध्यान रखना, एक लक्षण में हमेशा दो रूपों का हमेशा संकरण होता है। तो एक लक्षण लिया अपने और एक लक्षण लेके उसके दोनों रूपों का संकरण करा दिया, तो एकल संकर संकरण। इसमें भी ऐसा ही किया। लेकिन अब बात करते हैं द्विसंकर संकरण। अपन ने कितने लक्षण लिए? दो। एक तो क्या लिया? बीज का रंग पीला हरा, ठीक है, और एक क्या लिया? बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, दोनों को एक साथ लिया, दोनों का संकरण करवा दिया, तो क्या हुआ? संकर पीला गोल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बोलो द्विसंकर संकरण। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। फिर बात करते हैं त्रिसंकर संकरण की। अगर अपन एक साथ तीन लक्षण ले और तीन लक्षणों ले और तीनों की वंशागति का अगर अध्ययन करें, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिसंकर संकरण। वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है त्रिसंकर संकरण कहलाता है। उसके बाद चार हो तो चार, है ना,
5 हो तो 5। और अगर अपन बहुत सारे लक्षण एक साथ लेते हैं और बहुत सारे मान लो 7 लक्षण एक साथ ले लिए और 7 लक्षणों की वंशागति का अपन ने अध्ययन किया तो इसे क्या कहेंगे, बहुसंकर संकरण। तो अगर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें तो एकल संकर संकरण, 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करें तो द्विसंकर संकरण और 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करें तो त्रिसंकर संकरण। और यदि अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करें तो इसे क्या कहते हैं, बहुसंकर संकरण। जैसे देखो यहाँ पे 1 लिया था एकल संकर संकरण, 2 लिया द्विसंकर संकरण, 3 लेंगे तो त्रिसंकर संकरण। ठीक, थैंक यू।